हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, यू आर वाचिंग करंट अफेयर्स एनालिसिस। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। ये 3 एक्टिविटीज आप करेंगे तो एल्गोरिथम में इट विल हेल्प ए लॉट। आज हम बात करने वाले हैं दलाई लामा वाला जो टॉपिक है। वी आर गोइंग टू ऐड सम मोर पॉइंट्स। इस पर हमने इससे पहले भी डिस्कशन की थी, राइट? सो दिस इज टॉपिक नंबर 1। ये जियोपॉलिटिक्स के साथ जुड़ा हुआ एक टॉपिक है, खास करके चाइना के खिलाफ एक स्टैंड लेने की अपॉर्चुनिटी है भारत के लिए। देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, राइट? जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, तो उनको क्या है, एक सपोर्ट की ज़रूरत है। ये सपोर्ट कौन दे सकता है? वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट एज वेल। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। पार्लियामेंट की लाइब्रेरी के साथ जुड़ी हुई एक बात हम करने वाले हैं। फिर क्वाड के मिनिस्टर्स की, फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है, तो इसमें कुछ चीज़ें अच्छी हुई है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर भारत जो है वो खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है, इसका भी जवाब ढूंढेंगे। देन वी हैव वन टॉपिक ऑन चाइना। कैसे चाइना जो है वो अब अपनी ताकतों का दुरुपयोग करने लगा है। जो अपनी इकोनॉमिकल ताकत है, इसका दुरुपयोग करता है चाइना। फॉक्सकॉन जो आईफोन बनाती है हमारे देश में, तो उनका जो प्लांट है वहां से चाइना ने ये कहा है कि अपने इंजीनियर्स जो हैं वो चाइना ने बेसिकली वापस बुला लिए हैं। ये इंजीनियर्स जो हैं दे प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ आईफोन इन इंडिया। तो इनको वापस बुलाने का मतलब है कि एक प्रकार से आप समझ लीजिए इकोनॉमिक बुली कर रहा है चाइना भारत को। एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेकर एक नई स्कीम जो है, इसको यूनियन कैबिनेट ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है, राइट? सो आई होप यू आर रेडी फॉर द थिंग्स दैट वी हैव ऑन आवर टेबल। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। Analyze China's economic weaponization strategy, citing the Foxconn incident and its implications. This is just a beginning. ये तो सिर्फ एक शुरुआत है, आप समझ लीजिए, राइट? रेयर अर्थ को लेकर चाइना ने एक ब्लॉक लगा दिया। मैंने आपको ये बताया था कि एक टनल को लेकर जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मशीन है, ये एक जर्मन मशीन है, और ये मशीन जो है वो चाइना से, जर्मन टेक्नोलॉजी वाला मशीन चाइना से इंडिया आने वाला था। इस पर भी चाइना ने एक प्रकार से क्वालिटी और ये सारी चीज़ों को लेकर एक, आप समझ लीजिए, आर्टिफिशियल कुछ ऐसे हर्डल्स क्रिएट किए हैं। तो चाइना जो है वो ब्रेक्स लगा रहा है। तो इससे क्या होगा, हमारे देश के जो प्रोजेक्ट्स हैं उस पर इम्पैक्ट आएगी, इज़न्ट इट? ये टनल मशीन जब हमें नहीं मिलेगा तब। और यहाँ पर चाइना जो है वो क्या कर रहा है, उसने फॉक्सकॉन इंडिया को टारगेट किया है। अब आपको पता है कि जो फॉक्सकॉन है ना, तो फॉक्सकॉन के तमिलनाडु, कर्नाटका में प्लांट्स हैं, और यहां पर 1% से भी कम चाइनीज इंजीनियर्स काम करते हैं। लेकिन ये चाइनीज इंजीनियर्स जो हैं दे आर प्लेइंग ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। वे कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर हैं कि उनके बिना प्रोडक्शन जो है वो करना नियरली इम्पॉसिबल साफ हो जाता है। तो चाइना ने ये आदेश दिया है अपने इंजीनियर्स को कि आप वापस चाइना आ जाइए। तो इससे क्या होगा, ये फॉक्सकॉन जो है इसका प्रोडक्शन खतरे में आ जाएगा। वो ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि दुनिया के अलग अलग देश जो हैं उनकी स्ट्रेटेजी क्या है, China+1। ये आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज China+1? बहुत ही बेसिक चीज़ है, खास करके नए स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। China+1 का मतलब ये है कि लेट्स से कि अगर आप जर्मनी हैं तो आप ये कहेंगे कि एक हमारा प्रोडक्शन सेंटर जो है वो चाइना में है, एक हमारी फैक्ट्री चाइना में है, तो एक और फैक्ट्री किसी और देश में होनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड China+1। तो जब +1 की बात आती है तो भारत, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, एंड देयर आर सो मेनी अदर कंट्रीज जो डेवलपिंग देश है, वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर आइए और आप अपनी चीज़ों का प्रोडक्शन जो है वो हमारे देश में कीजिए। तो फॉक्सकॉन जो है वो भारत में ये आईफोन्स क्रिएट कर रहा है। और आईफोन जो है, आईफोन बनाना जो है, इट्स नॉट लाइक जो हमारे देश में ये फॉक्सकॉन बना रहा है, तो ये प्रीडोमिनेंटली
असेंबली का काम ही हो रहा है हमारे देश में अभी भी, विच इज़ नॉट बैड, विच इज़ नॉट बैड। लेकिन द बेस्ट थिंग इज कि सारी चीज़ें यहां पर जब बनने, राइट, वैल्यू एडिशन जो है वो यहां पर होना चाहिए, ज़्यादा वैल्यू एडिशन। मैं मैनेजमेंट बैकग्राउंड रहा है तो थोड़ी और चीज़ें यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा ताकि ये कॉन्सेप्ट जो है वो आपका क्लियर हो जाए। वैल्यू एडिशन का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल अगर आईफोन के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो हैं वो अलग अलग देशों से, लेट्स से चाइना से सारा सामान जो है वो यहाँ पर आ रहा है और फिर हम यहाँ पर एक दो चीज़ें ऐड करके उसको असेंबल करके बॉक्स में पैक करके बेच रहे हैं, तो यहाँ पर उतना ज़्यादा वैल्यू एडिशन नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा कहाँ पर हुआ? चाइना में हुआ। सो ये चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा जब हमारे देश में, और ये चीज़ ऐसा नहीं है कि आपने तय कर लिया और कल से ये चीज़ स्टार्ट हो जाएगी, इसके साथ कितनी सारी छोटी बड़ी इंडस्ट्रीज़ जुड़ी हुई होती हैं, तो वो पूरा सेटअप करना जो है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है। लेकिन ये सारी चीज़ों के बावजूद आई वुड से कि फॉक्सकॉन अगर भारत में आईफोन क्रिएट कर रहा है तो दिस इज़ ऑल्सो ए फर्स्ट स्टेप। धीरे धीरे चाइना की शुरुआत भी ऐसे ही हुई थी, ये पहला स्टेप है। अभी भले ही हम असेंबलिंग कर रहे हो लेकिन आगे चलकर धीरे धीरे करके चीज़ें जो हैं वो हम सेटअप करते जा रहे हैं, ये ओवरनाइट नहीं हो सकता। तो ये सारी चीज़ों को लेकर चाइना खुश नहीं है, एंड दैट्स द रीज़न कि चाइना जो है वो अपना जो इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंसीज है ना, अलग अलग देशों की जो निर्भरता है चाइना पर, तो इसका एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। इसको कहते हैं इकोनॉमिक बुलिंग। आप परेशान कर रहे हैं किसी को इकोनॉमिकली। तो चाइना यहाँ पर ये जो अलग अलग देश दूसरे देशों में चाइना +1 को सेटअप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो चाइना इसमें अभी से एक नई नई रुकावटें पैदा करने की शुरुआत जो है वो कर चुका है। अभी वियतनाम की अगर बात करें, वियतनाम जो है ये मोबाइल फ़ोन प्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा आगे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की आइटम्स के प्रोडक्शन में भी काफ़ी ज़्यादा आगे हैं। तो वियतनाम की एक डील हुई है यूएसए के साथ कि जो चीज़ें वियतनाम में पैदा होगी उन पर 20% इंपोर्ट ड्यूटी यूएसए लगाएगा। इस चीज़ को लेकर वियतनाम इज़ ओके। और अगर कोई चीज़ लेट्स से चाइना में पैदा की गई है और फिर वियतनाम भेजेगी और वियतनाम से अगर यूएसए आएगी ये ऐसी चीज़ें, तो इस पर 40% ड्यूटी लगेगी। तो ये सारी चीज़ें जब चल रही है ना, तो चाइना दादागिरी करना स्टार्ट कर चुका है। अब जब चाइना की एंट्री वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में हुई थी, 2001 की बात है, तब यह तय किया गया था, ये डील हुई थी वेस्टर्न वर्ल्ड और चाइना के बीच में, खास करके यूएसए और चाइना के बीच में, जो हाई एंड चीज़ें हैं वो यूएसए जैसे देश या फिर वेस्टर्न वर्ल्ड में क्रिएट की जाएगी, और जो मिड लेवल की आइटम्स हैं, मिड लेवल क्वालिटी की आइटम्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो चाइना तैयार करेगा। धीरे धीरे करके चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग स्केल यानी कि क्वांटिटी और एक्सपर्टीज़, ये दोनों चीज़ें जो हैं, ऑफ कोर्स मेहनत से, और मेहनत के साथ साथ चोरी भी उतनी की है, राइट। किसी देश ने कुछ बनाया और फिर कॉपी पेस्ट कर लिया, राइट। इसको रिवर्स इंजीनियरिंग भी आप कह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी चाइना ने की है, बहुत गलत काम भी किए हैं। ऐसा करते करते, लड़ाई झगड़ा करते करते, राइट, चाइना जो है वो यहाँ पर पहुँच गया। लेकिन भारत की जो डिपेंडेंसी है चाइना पर वो काफ़ी ज़्यादा है। अभी कुछ दिनों पहले ही हम बात कर रहे थे ना कि एवरी ईयर $115 बिलियन की आइटम पर ईयर हम चाइना से मंगवाते हैं। इसमें एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स आ गए, इसमें आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आ गए, कंपोनेंट्स आ गए, देयर आर सो मेनी केमिकल्स। अभी हम फर्टिलाइजर्स के बारे में बात कर रहे थे। तो ये हमारी एक बहुत बड़ी वल्नरेबिलिटी है। इस दिशा में हमें सोचना पड़ेगा। भारत की जो पीएलआई की स्कीम है, इसने नो डाउट काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं उसको बूस्ट किया है। फॉर एग्जांपल अगर हम इंजीनियरिंग आइटम्स की बात करें, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, तो पीएलआई की वजह से कुछ हमें बेनिफिट्स देखने को मिले हैं। लेकिन द बिगेस्ट गैप इज़ एजुकेशन का गैप, और इस चीज़ को लेकर मीन्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी हम काफ़ी पीछे हैं, स्किल डेवलपमेंट में, ये सारी चीज़ों में हम काफ़ी पीछे हैं। तो
इस पर हमें फोकस करने की ज़रूरत है। इसको लेकर एक और इंटरेस्टिंग आर्टिकल आज हमारे टॉपिक मीन्स आज हमारे टेबल पर है एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, तो इस पर हम बात करेंगे। सो इंडिया मस्ट इन्वेस्ट इन टेक्निकल एक्सपर्टीज टू बिल्ड मैन्युफैक्चरिंग बेस एंड बिकम एन अल्टरनेटिव। इसके लिए यहाँ पर जो हर्डल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, जो क्लियरेंस को लेकर इश्यूज हैं, ये सारी चीज़ें जब अलाइन होगी, जब जेन्यूनली सिंगल विंडो क्लियरेंस होगा। सिर्फ इतना नहीं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, आपको बाकी सारी चीज़ें पता होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा चाहिए, गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए, पैसे चाहिए, बैंक के पास पैसे होने चाहिए, ये सारी चीज़ें अगर आप सोचेंगे तो आपके पास पूरा लिस्ट आ जाएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो जनरली हम उतना ध्यान नहीं देते, बट आई वुड लाइक टू ऐड दिस पॉइंट हियर एंड देन वी विल से बाय बाय टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक, एंड दैट इज लॉ एंड ऑर्डर। एंड व्हेन आई से लॉ एंड ऑर्डर, खास करके बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज़ है तो ट्रस्ट, और हमारे देश में ये ट्रस्ट जो है इसको काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो अगर कोई कोर्ट केस होता है तो जल्द से जल्द जस्टिस डिलीवर हो, ये जब तक नहीं होगा तब तक वो स्पीड नहीं आएगी। दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू वर्क ऑन। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बाकी कुछ चीज़ों में हमने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, इन चीज़ों में हम बहुत ही पीछे हैं। So we need to work on this thing as well. Right, moving on to next topic. This one is about analyze the context and objective of India's new research development and innovation scheme. यूनियन कैबिनेट ने ये आरडीआई स्कीम जो है इसको अप्रूवल दे दिया है। अब आपको प्रोसेस पता है कि जब यूनियन कैबिनेट इसको ग्रीन सिग्नल देती है तब फिर एज ए बिल के तौर पर इसको पार्लियामेंट में रखा जाएगा, फिर लोकसभा या फिर राज्यसभा में इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। उसके बाद इस पर डिबेट डिस्कशन होनी चाहिए, इसकी और ज़्यादा रिफाइनमेंट की ज़रूरत है तो कमेटीज़ के पास इसको भेजा जाना चाहिए। और उसके बाद ये स्कीम जो है इसको अगर दोनों घर जो हैं, दोनों गृह जो हैं इसको पास करेंगे राज्यसभा एंड लोकसभा, तो उसके बाद ये प्रेसिडेंट के पास जाएगा एंड देन इट विल बिकम ए लॉ इन आवर कंट्री। दिस इज हाउ इट वर्क्स, राइट? नाउ द थिंग इज व्हेन इट कम्स टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जब हम R&D की बात करते हैं तो लेट मी टेल यू, R&D जो है इट इज ए बेस ऑफ एनीथिंग, राइट? और आई वुड से एवरीथिंग। अगर हमारे प्राचीन भारत की बात करें तो हमारे जो आज हम जो जिनको ऋषि मुनि कहते हैं, जनरली हमने रामायण और महाभारत में जो ऋषियों को देखा है तो वो जो चीज़ें करते हैं, मीन्स हमें जिस प्रकार से दिखाया गया है, तो जब भी हम ऋषि मुनि की बात करते हैं तो वी थिंक अबाउट के उनके पास सुपर नेचुरल पावर्स हैं। बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड दिस इज़ वेरी वेरी पर्सनल पर्सपेक्टिव, आई बिलीव कि ऋषि मुनि जो हैं दे आर नॉट जस्ट फॉर स्पिरिचुअलिटी, दे आर नॉट जस्ट फॉर रिलीजियन। जो जिनको हम ऋषि मुनि कहते हैं, राइट, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से दे वर लाइक रिसर्चर्स, दे वर लाइक क्यूरियस साइंटिस्ट्स। उन्होंने कितनी सारी चीज़ों पर रिसर्च की, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, मेडिसिन एंड देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स, राइट? आई कैन गो ऑन एंड ऑन। तो ये कब कैसे हुआ? ये किसी भी देश में अगर आप देखेंगे, राइट, अगर हम यूएसए की बात करें तो ये तभी पॉसिबल है जब आपके वहाँ पर वो कल्चर हो, राइट? अगर कोई कहे कि मैं रिसर्चर हूँ और फिर कोई उसके साथ शादी करने के लिए तैयार ना हो, समाज में उसकी वैल्यू ना हो, ये सारी चीज़ें होगी, तो यू कैन से कि भाई इस समाज में, इस देश में रिसर्चर की उतनी कोई ख़ास वैल्यू नहीं है, बिकॉज वी डोंट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जस्ट गिविंग यू वन एग्जाम्पल, डॉक्टर बनना, आईएएस बनना, तो इसको कितनी बड़ी बात मानी जाती है, राइट? तो फेम मिलता है। सेम फेम जब किसी देश में रिसर्चर्स को, प्रोफेसर्स को मिलने लगेगा, तब आप समझ लेना कि वो कल्चर जो है वो काफ़ी अच्छा हो चुका है, राइट? ये थी बैकग्राउंड की बातें। अब हम आंकड़ों पर नज़र डालें तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर भारत जो है वो हमारी जीडीपी का 1% से भी कम हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं। अगर हम चाइना की बात करें, अगर हम साउथ कोरिया की बात करें, तो ये कुछ ऐसे देश हैं, दे आर स्पेंडिंग मोर देन 2.5% ऑफ देयर जीडीपी आफ्टर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अगर हम इनोवेशन, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को आप देखेंगे तो भारत का रैंक जो है दैट इज 39th। दिस इज वेरी बैड कंपेयर टू आवर पोटेंशियल।
ये जो स्कीम है, इस स्कीम में पैसे देने की बात है, फाइनेंस प्रोवाइड करने की बात है. देखिए, फाइनेंस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, लेकिन फाइनेंस के साथ साथ वो कल्चर भी चाहिए. बट एनीवेज, इट इज़ गिविंग इट इज़ दिस थिंग फाइनेंस. तो लॉन्ग टर्म लो इंटरेस्ट R&D फाइनेंसिंग जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा. एक आपको पता है ANRF है, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन. तो ये टॉप टीयर के तौर पर रहेगा, राइट. इट विल बी राइट एट द वेरी टॉप, दिस ANRF. और 2 टीयर में ये पैसे दिए जाएंगे. तो इस स्कीम को लेकर कुछ 74,000 करोड़ रुपीज़, मीन्स ANRF को लेकर इतने पैसे जो हैं वो भी सरकार ने एलोकेट करने की बात बताई है. नाउ द थिंग इज़, ये जो स्कीम है इसको USA का जो डापा है, डारपा का मतलब होता है, बहुत ही क्विकली यहाँ पर लिख देता हूँ, डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी. डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी. और जापान का जो है इट इज़ कॉल्ड मीटी. मीटी का मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडस्ट्री, मीटी. तो ये दोनों ने भी इसी प्रकार से चीज़ों पर काम किया है. डापा जो है ये ब्लू स्काई प्रोजेक्ट्स पर काफ़ी ज़्यादा काम करता था. एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको समझना है, व्हाट इज़ ब्लू स्काई रिसर्च या फिर ब्लू स्काई प्रोजेक्ट्स. इसका मतलब ये होता है कि आप जो रिसर्च कर रहे हैं ना, इट्स यू आर नॉट ट्राइंग टू इनोवेट समथिंग, यू आर जस्ट लाइक, आपको, आप, ब्लू स्काई रिसर्च का मतलब ये है कि आपको जो शौक है, आपको जो मज़ा आ रहा है किसी भी चीज़ को रिसर्च करने में, आपको अगर क्यूरियोसिटी है कि देखिए लेट्स से कि स्पेस को लेकर आपको क्यूरियोसिटी है कि मार्स में क्या होगा, मार्स में क्या हम रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे, तो इस प्रकार की रिसर्च भी चल रही है. उसका कोई कॉमर्शियल फ़ायदा आज नहीं होगा, हो सकता है 100 सालों के बाद हो, बट यू आर नॉट वरीड अबाउट दैट. तो डारपा जो है उसने इस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया और इसीलिए बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो हैं वो यूनिवर्सिटीज़, जो USA की यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें से पैदा हुई. फॉर एग्जांपल इंटरनेट, राइट, रोबोटिक्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं. और ये जो मीटी है इट फोकस्ड ऑन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाले प्रोजेक्ट के, भाई आप रिसर्च कर रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ इसमें से मिलेगा, यू विल क्रिएट समथिंग. तो जापान ने भी, ये इसमें कोई गलत चीज़ नहीं, ब्लू स्काई इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट और ROI के बारे में सोचना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इन्होंने ऐसा किया और आप देखिए ये दोनों देश जो हैं वो कहाँ पर हैं. तो इंडिया में प्रॉब्लम यह है कि जब हम यूनिवर्सिटी ब्लू स्काई की बात करते हैं तो ये चीज़ें हमारे यहाँ पर उतनी नहीं है. हमारे यहाँ पर क्या है, सबसे ज़्यादा पैसे किस में मिलेंगे इसी चीज़ पर ज़्यादा हमारा फोकस रहता है, राइट. दिस इज़ नॉट गुड फॉर R&D कल्चर. स्कीम सक्सेस हिंजेस ऑन फंडिंग द राइट प्रोजेक्ट्स. याद रखिए, हमेशा छोटी छोटी कंपनीज जो होती है ना, यही रिसर्च में काफ़ी ज़्यादा, यही सारी कंपनीज जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव होती हैं. बड़ी कंपनीज, आपको शायद लगेगा कि सर आप क्या बोल रहे हो, बट आप अगर मैनेजमेंट बैकग्राउंड से आपने मास्टर्स लेवल तक की पढ़ाई की है देन यू विल अंडरस्टैंड दिस थिंग. बड़ी कंपनीज क्या करती है, दे आर वेरी गुड विथ मार्केट स्केलिंग. आई गिव यू वन एग्जांपल. इंस्टाग्राम, राइट, जो खोज हुई इंस्टाग्राम की, वो एक, मैंने कई बार ये एग्जांपल दिया ना, 13 लोगों की टीम थी. फिर फेसबुक ने इसको खरीद कर एक नए लेवल पर फेसबुक लेकर गया. फेसबुक के पास मार्केट स्केलिंग की ताकत थी, इंस्टाग्राम के पास इनोवेशन था. तो बड़ी कंपनी जो है, बड़ी फिश जो है, वो छोटी फिश को कैप्चर कर लेती है. तो छोटे छोटे ऐसे जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, ऐसे इनोवेटिव टीम्स हैं, उनको जब तक ये राइट पैसे नहीं पहुंचेंगे, उनको राइट सपोर्ट नहीं मिलेगा, तब तक ये बड़े बड़े इनोवेशंस जो हैं वो नहीं हो पाएंगे. इंडिया मस्ट efficiently channel funding into fundamental blue sky research for broader impact. Anyways, moving on to next topic, right. काफ़ी सारी बातें हमने उस विषय पर भी कर ली. अब मैं बात करना चाहता हूँ क्वाड के बारे में. एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स जॉइंट स्टेटमेंट ऑन टेररिज्म फॉर इंडिया. तो क्वाड की एक फॉरेन मिनिस्टर्स की, FMs की मीटिंग हुई थी USA के कैपिटल वॉशिंगटन DC में. दिस इज़ अबाउट 2 जुलाई 2025. और क्वाड के मेंबर्स आपको पता है, राइट, USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया. और ये क्वाड के चार मेंबर्स जो हैं दे आर डेमोक्रेसीज, राइट. ये चारों के चारों का एक कॉमन प्रॉब्लम है, दैट इज़ चाइना.
यू नो मेनी थिंग अबाउट क्वाड की डिटेल्स में नहीं जाना है मुझे, आई वांट टू फोकस ऑन द लेटेस्ट अबाउट क्वाड। तो टेररिज्म को लेकर निंदा की है जॉइंट स्टेटमेंट में, लेकिन इंडिया इज़ नॉट हैप्पी विथ दिस थिंग। द रीज़न वाई इंडिया इज़ नॉट हैप्पी विथ इट, बिकॉज पाकिस्तान और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कोई भी इसका मेंशन नहीं हुआ। तो भारत इस चीज़ को लेकर जो है वो डिसअपॉइंटेड रहा है। यूएसए इज़ प्लेइंग ए डबल गेम, यू नो राइट। इस पर भी हमने डिस्कशन की थी कि कैसे ट्रम्प साहब जो हैं आई लव पाकिस्तान, और जो ये मुल्ला मुनीर हैं उसको बुलाकर खाना खिलाया और ये सारी चीज़ें की। और मैंने कई बार बताया है कि 911 का जो ओसामा बिन लादेन है वो भी पाकिस्तान से मिला, वहाँ से मिला था। और आज यूएसए के प्रेसिडेंट जो हैं ऐसे देश के, और एक ऐसा व्यक्ति जो हिंदू मुसलमानों के बारे में बहुत ही कड़वी बातें बोल रहा है, जो कम्युनिटीज़ के बीच में इश्यूज़ क्रिएट कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को व्हाइट हाउस में बुलाकर, तो कहीं ना कहीं यूएसए जो है इट इज़ प्लेइंग ए डबल गेम। ऑस्ट्रेलिया और जापान जो हैं दे वर ऑन ए टाइट रॉप बिकॉज दे वर नॉट एबल टू speak openly about Pakistan, and they were not able to openly support। और यही चीज़ है, सी दिस इज ऑल्सो थिंग कि अगर किसी के साथ गलत हो रहा है, फॉर एग्जांपल ईरान पर जो अटैक हुआ, आई एम नॉट सेइंग ईरान एक बहुत ही मासूम कंट्री है, लेकिन ईरान पर जो यूएसए ने ये क्या कहते हैं बंक बस्टर बॉम्ब्स जो गिराए, तो यूएन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इंटरनेशनल लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो इट्स टोटली इलीगल। लेकिन उस समय पर क्या हुआ, भारत चुप बैठा, ये भारत की गलती है। आज ये जो क्वाड में इसके बारे में बात नहीं हो रही है, तो ऑस्ट्रेलिया और जापान जो है वो चुप बैठे हैं। इस साल क्वाड की जो समिट है वो हमारे देश में होने वाली है। अब देखते हैं इसमें क्या होता है आगे। नेटो की समिट को तो जापान और ऑस्ट्रेलिया ने स्किप किया था, तो इंटरनल रिफ्ट्स जो हैं वो भी चल रहे हैं, और इसमें चाइना काफ़ी मज़े ले रहा है। चाइना इज़ हैप्पी अबाउट कि भाई नेटो के इंटरनल रिफ्ट्स हो रहे हैं, फिर क्वाड में ओपनली वो बात नहीं कर पा रहे हैं, तो कोर्स करेक्शन की तो ज़रूरत है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, दिस वन इज़ अबाउट एनालाइज द हिस्टोरिकल प्रेसिडेंस एंड जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ दलाई लामाज री इनकारनेशन लोकेशन। दलाई लामा का जो री इनकारनेशन है, पुनर्जन्म जिसको हम कहते हैं, तो इस चीज़ को लेकर एक डिबेट स्टार्ट हुई है कि कहाँ पर उनका पुनर्जन्म होगा। देखिए, आपको टेक्निकल चीज़ों में नहीं जाना है, राइट। ये फिक्शन बातें हैं, माइथोलॉजिकल बातें हैं, ये सारी चीज़ों को आप फोकस मत कीजिएगा, राइट। इसमें कभी, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को लेकर श्रद्धा और फेथ की बात करते हैं, तो फिर वो लॉजिक से आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर कोई बुद्धिज़्म में कन्वर्जन की और ऐसी तो बात हम कर नहीं रहे हैं। हमारा यहाँ पर फोकस जो है दैट इज़ ऑन जियोपॉलिटिक्स, और ख़ास करके चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो 1589 में जो दलाई लामा थे, फोर्थ दलाई लामा, तो उनका जन्म जो है वो मंगोलिया में हुआ था, ओके। और अगर आप देखेंगे सिक्स्थ दलाई लामा जो थे, तो उनका जन्म जो है वो तवांग में हुआ था, वेर इज तवांग इन अरुणाचल प्रदेश, हमारे देश में हुआ था, राइट। एंड एज यू नो के जो लॉर्ड बुद्धा हैं, तो उनका जन्म तो यहाँ से बुद्धिज़्म की शुरुआत ही हमारे देश भारत से हुई। तो अगर ये तिब्बत और चाइना के बाहर भी जन्म होता है, री इनकारनेशन होता है, तो इसमें कोई ऐसी अलग बात नहीं है, ऐसा पहले भी हुआ है। मंगोलिया और तवांग वाला एग्जाम्पल है। जो 14th दलाई लामा है, उनका ये प्रेफरेंस है कि जो पुनर्जन्म हो तो वो भारत में हो। अब इस चीज़ को लेकर चाइना इज़ नॉट हैप्पी एट ऑल, क्योंकि 1959 से ये जो 14th दलाई लामा हैं वो एग्जाइल में, यानी कि उनको अपनी जगह, अपना देश, अपना तिब्बत जो है वो छोड़कर भारत में आना पड़ा। वो यहाँ पर रेफ्यूजी यानी कि शरणार्थी के तौर पर रह रहे हैं। कितने साल हो गए, 66 ईयर्स हो गए हैं। कुछ ऐसे तिब्बतन्स जो हैं जो एक्साइल्स में हैं, दे आर लिविंग इन नेपाल एज वेल। और स्कॉलर्स का कहना यह है कि भारत इज़ द बेस्ट कंट्री फॉर, भारत इज़ द मोस्ट सूटेबल प्लेस फॉर 15th दलाई लामाज री इनकारनेशन। अब जो एक पेंचेम लामा थे, इनका भी एक इंसिडेंट हुआ था। ये 1995 की बात है, जब उनको जब 11th पेंचन लामा के तौर पर घोषित किया गया था, तो उसके बाद वो गायब हो गए तिब्बत में से। तो चाइना का इसमें हाथ जो है वो बताया जाता है। तो
दलाई लामा जो है 14 दलाई लामा, उनका कहना यह है कि जो री इनकारनेशन होगा वो फ्री वर्ल्ड में होगा, एक ऐसी जगह पर होगा जो फ्री होगा, फ्री इन द सेंस जो आज़ाद जगह होगी वहां पर होगा, जहां पर तानाशाही चल रही है ऐसी जगह पर नहीं होगा। अब चाइना का जो दावा है इस चीज़ को लेकर दलाई लामा ने क्लेरिफाई कर दिया है, या तो वो खुद या तो उनकी जो अथॉरिटी है, उनकी जो ट्रस्ट है, नॉन प्रॉफिट जो ऑर्गेनाइजेशन है, वही डिसाइड करेगी। चाइना यहाँ पर किसी भी प्रकार का डिसीजन जो है वो नहीं ले पाएगा। नाउ द थिंग इज, इंडिया जो है उसको क्या करना चाहिए? क्या इंडिया को ये तिब्बत कार्ड प्ले करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? आई थिंक वी शुड प्ले दिस कार्ड, राइट। चाइना ने कई बार हमारे देश में क्या क्या चीज़ें नहीं करने की कोशिश की है। पाकिस्तान को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, टेररिज्म जो है इसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, तो धर्म और अच्छी चीज़ों को भारत क्यों सपोर्ट ना करें? ऑफ कोर्स भारत को सपोर्ट करना चाहिए, और भारत को यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल सिग्नल जो है वो सेंड कर देना चाहिए। हमारे जो किरण रिजिजू हैं, ही इज़ ए बुद्धिस्ट, तो किरण रिजिजू साहब जो हैं वो 6 जुलाई को धर्मशाला जाएंगे, और उन्होंने अपने स्टेटमेंट में भी कहा है कि भाई कोई भी इसमें दखल अंदाजी ना करें, यानी कि चाइना पर क्लियर एक इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि भाई दलाई लामा वाली जो चीज़ है ना वो यहाँ पर डिसाइड होगी, आप इसमें किसी भी प्रकार की चीज़ें जो है वो आप दखल अंदाजी नहीं कर सकते। चाइना काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिवली हमारे साथ बिहेव करने लगा। अभी हमने देखा कि कैसे इकोनॉमिकल बुलिंग जो है वो भी उसने स्टार्ट कर दिया है। एनीवेज, अब देखते हैं आगे इसमें क्या होता है। यूएसए जो है वो ये कह रहा है कि भाई री इनकारनेशन हमारे यहाँ पर होना चाहिए। हमने इसके बारे में भी बात की थी कि बाइडेन सरकार ने भी सपोर्ट किया था, ट्रंप सरकार ने भी अभी $7 मिलियन की एक सहाय जो है उसको एक ग्रीन सिग्नल दे दिया है। लेकिन अगर इतिहास को देखें, राइट, दुनिया के अलग अलग धर्मों के इतिहास को अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, एक तो सनातन धर्म तो है ही, जिसको हम जनरली हिंदुइज्म कहते हैं, राइट, तो एक सनातन है। इसी के साथ साथ आप देखेंगे दुनिया की सबसे पुरानी मॉस्क्स आपको हमारे देश में देखने को मिलेगी। दुनिया के सबसे पुराने चर्च आपको हमारे देश में देखने को मिलेंगे। यहूदी लोग जो हैं, ज्यूज जो हैं, वो ये मानते हैं, वो कहते हैं कि दुनिया में एक ऐसा देश है जहां पर धर्म के नाम पर हमें कभी भी प्रताड़ित नहीं किया गया है, तो दैट इज़ इंडिया। बुद्धिज़्म का जन्म यहाँ पर हुआ, जैनिज़्म का जन्म यहाँ पर हुआ, सिखिज़्म का जन्म यहाँ पर हुआ, तो भारत से अच्छा और कौन सा लोकेशन हो सकता है, राइट। और एक यहाँ पर एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, 8th सेंचुरी में संत रक्षिता नाम के एक लॉजिशियन और एक फिलोसोफर ने तिब्बत में बुद्धिज्म को इंट्रोड्यूस किया था। इनके साथ जुड़ी हुई कुछ डिटेल्स जो हैं इसको R&D कर लीजिएगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय इसलिए भी बन जाता है क्योंकि अब दलाई लामा वाला टॉपिक जो है वो करंट अफेयर्स का पार्ट हुआ है, तो आने वाली एग्जामिनेशंस में आपको संत रक्षिता पर कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो मैंने आपको यहाँ पर एक हिंट प्रोवाइड कर दी है, नाम के साथ इनकी एक ब्रीफ आपको दे दी है, थोड़ी रिसर्च आप खुद कर लीजिएगा। राइट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, दिस वन इज अबाउट अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। इवेल्युएट द रोल एंड लिमिटेशंस ऑफ लाडिस इन सपोर्टिंग इंडियन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। राइट, लाडिस का मतलब क्या होता है? ये एक लाइब्रेरी की सर्विस है, राइट। अब पार्लियामेंट का जो कोर फंक्शन है, पार्लियामेंट का मेन काम क्या है? पॉलिसी जो है इसको बनाना है, इसी के साथ साथ सरकार पर नज़र रखनी है, अकाउंटेबिलिटी, ये सारी चीज़ें। लेकिन हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? डिस्ट्रप्शन। अब लाडिस की बात करें तो हमारी पार्लियामेंट की जो लाइब्रेरी है, तो पार्लियामेंट लाइब्रेरी एंड रेफरेंस रिसर्च डॉक्यूमेंटेशन एंड इंफॉर्मेशन सर्विस, तो पार्लियामेंट की लाइब्रेरी की ये एक सर्विस है। ये एक आपको कोई डेटा चाहिए, आपको कोई चीज़ें चाहिए, तो ये आपको प्रोवाइड कर देगी, राइट। डिजिटाइज्ड चीज़ें आपको मिल जाएगी, ईमेल के माध्यम से आपको चीज़ें पहुंचाई जा सकती है। लेकिन कीप दिस थिंग इन माइंड कि ये एक बहुत ही रिएक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि अगर आप कहेंगे तो आपको डेटा मिलेगा। ये कोई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। अब आपने PRS लेजिस्लेटिव का नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो आप PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च सर्च कीजिएगा, और उनकी वेबसाइट पर अलग अलग जो बिल्स होते हैं तो उनका भी काफ़ी अच्छा एक्सप्लेनेशन आपको मिलता है।
पीआरएस लेजिस्लेटिव के द्वारा लिखे गए आर्टिकल्स भी काफ़ी अच्छे होते हैं। कई बार द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया के ख़ास करके हिंदू में ही मैंने देखे हैं कि उनके द्वारा लिखे गए आर्टिकल्स जो हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं व्हेन इट्स अबाउट पॉलिटी। तो पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च जो है उन्होंने एक लैंप फेलोशिप स्टार्ट की है, लेजिस्लेटिव असिस्टेंस टू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो इसमें क्या है कि जो इंटरेस्टेड लोग हैं तो उनको फिर ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके बाद उनको वो दे विल वर्क विद आवर एमपीज। तो हमारे लगभग 800 जितने एमपीज जो हैं, तो इसमें सिर्फ 40-50 ऐसे एमपीज हैं जिनके पास ये लैंप असिस्टेंट हैं। ये लोग जो हैं, ये लैंप जो हैं, राइट, लेजिस्लेटिव असिस्टेंट्स टू मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ये असिस्टेंट्स जो हैं, ये जो हमारे एमपीज हैं ना, उनको प्रॉपर गाइडेंस देंगे किसी चीज को लेकर, राइट, किसी लॉ को लेकर, किसी पॉलिसी को लेकर। अगर उनको कोई एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए, एक्सपर्ट गाइडेंस चाहिए, तो ये लोग प्रोवाइड करेंगे। तो एक एनालिटिकल डेप्थ जो है डिबेट में, वो भी देखने को मिलेगी एमपी की। लेकिन हमारे एमपीज को जनरली क्या पसंद रहता है, 40-50 को छोड़कर बाकी के जो हैं, तो उनको ऐसे पार्टीसन एड्स ज़्यादा पसंद है, पॉलिटिकल ज़्यादा रादर देन दिस। अब लाडीज जो हैं, ये रिकॉर्ड तो डिजिटाइज अपने पास रख रहा है, लेकिन आइसोलेशन में काम कर रहा है। इसको चाहिए कि वी नीड, ये जो रिएक्टिव तरीके से काम कर रहा है ना, इसको हमें प्रोएक्टिव तरीके में बदलना है। अलग अलग देशों की अगर हम डेमोक्रेसीज को देखें, खास करके जो एस्टैब्लिश्ड डेमोक्रेसीज हैं, तो वहाँ पर डेडिकेटेड, ऑब्जेक्टिव और कोलैबोरेटिव पार्लियामेंट्री रिसर्च यूनिट्स होती हैं उनके पास, राइट। फॉर एग्जांपल यूरोपियन ईपीआरएस है, तो इट इज़ यूरोपियन पार्लियामेंट्री रिसर्च सर्विस। तो ये थिंक टैंक्स और दे कोलैबोरेट, और थिंक टैंक्स और ये लाइब्रेरीज और ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके फिर डेटा क्रिएट करती हैं, राइट, नॉलेज क्रिएट करती हैं। अर्जेंटीना में OCAL है, राइट, तो ये भी यही काम करती है, साइंस एंड टेक और ये सारी चीज़ें लेजिस्लेचर्स और साइंटिस्ट को कनेक्ट करती हैं। इटली है, फ्रांस है, मेक्सिको, सॉरी नॉट इटली, लेकिन मेक्सिको और फ्रांस जैसे देश हैं जिनके पास इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। तो वी कैन डू दिस थिंग विथ लाडिस एज वेल। AI, क्लाइमेट चेंज, देयर आर सो मेनी थिंग्स। इन चीज़ों पर अलग अलग रिसर्चर्स के साथ मिलकर लाडिस जो है वो काम करें, और ये सारा डेटा, ये सारी नॉलेज जो है वो हमारे एमपीज को दी जाए। तो इससे क्या होगा, लॉ मेकिंग जो है इसकी क्वालिटी इंप्रूव होगी, गवर्नेंस में इंप्रूवमेंट आएगा, इज़न्ट इट? And that's basically everything in today's discussion. Thank you very much for your love and support. God bless you all. Jai Hind.